गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन नियम क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में रिलैक्सेशन इन ऑर्बिट लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन नियम क्या होता है उन टॉपिकों को हमने समझा था। आज की जो क्लास है इसमें हम चक्रण चयन नियम स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर जो T2G लोअर एनर्जी लेवल है और ये Eg हायर लेवल एनर्जी लेवल है। निम्नतम ऊर्जा स्तर व उच्चतम ऊर्जा स्तर है। यहाँ से इसमें जो T2G ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 1 2 3। अगर ये एक्साइटेड होकर Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस स्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति बनती है तो ये स्पिन सिलेक्शन नियम के अनुसार ये जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड होता है। इस स्थिति में जो डेल एस की जो वैल्यू आती है वो 0 देखने को मिलती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस तरह से अगर इसकी स्पिन चेंज हो जाती है तो उस स्थिति में ये जो ट्रांजिशन होता है वो फॉरबिडन होता है, निषेध होता है। उस स्थिति में हमें जो डेल एस नॉट इक्वल टू 0 देखने को मिलता है। तो अतः एक अनुमत ट्रांजिशन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या एस के मान में स्थानांतरण से पूर्व तथा स्थानांतरण के बाद में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। तो जो डेल एस की जो वैल्यू आएगी वो 0 रहेगी। और ऐसे ट्रांजिशन जिनमें डेल एस नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वो वर्जित होता है, फॉरबिडन निषेध ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। 2s+1 इसको जो ये सूत्र है इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी सूत्र बोलते हैं, चक्रण बहुलता नियम कहते हैं। यहाँ पर जो अगर हम s बराबर 0 रखते हैं यानी कि जो s बराबर होता है n/2 और n का मान अगर अपन 0 रखें तो उस स्थिति में जो s की वैल्यू आएगी वो 0 रहेगी। और यहाँ पर इस सूत्र में रखोगे तो इसका जो मान ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर s का मान 0 रखते हो तो ये वाली टर्म 0, तो यानी कि 1 बचेगा। इस स्थिति में ये सिंगलेट कहोगे आप, एक और इसी तरह से अगर यहाँ पर n का मान अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है और 1 रखते हो तो इसके s की वैल्यू हाफ आएगी। और इस स्थिति में जो इस सूत्र में रखने के बाद इसमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2 आती है, यानी कि इसको डबलेट बोलते हो, द्विक कहते हो। इसी तरह से 2 रखने पर यहाँ पर जो s की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 आएगी। और यहाँ इस सूत्र में रखने के बाद इसका जो मान प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होता है, जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, त्रिक कहते हैं। इस जो ये स्पिन सिलेक्शन रूल है इसका अकॉर्डिंग देखें तो जो ट्रांजिशन होता है सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो सकता है, या फिर डबलेट से डबलेट ट्रांजिशन हो सकता है, या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन हो सकता है। ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउड होते हैं, अनुमत होते हैं। अगर जो ट्रांजिशन हो रहा है सिंगलेट टू डबलेट जाए या सिंगलेट टू ट्रिपलेट जाए, इस स्थिति में जो ट्रांजिशन होता है वो फॉरबिडन होता है, निषेध होता है। ठीक है। इसी तरह से डबलेट से सिंगलेट चला जाए या डबलेट से ट्रिपलेट जाए, ठीक, और साथ में और ट्रिपलेट से सिंगलेट डबलेट, इस तरह से जो ट्रांजिशन होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं, निषेध होते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो यहाँ ये 3s और 3p ट्रांजिशन दे रखा है। तो यहाँ देखो कि ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस स्थिति में जो डेल एस की जो वैल्यू आती है वो 0 ही रहेगी। इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन चेंज नहीं होगा। तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये अलाउड है। इसी तरह से जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है उसका जो मान होता है डेल एल बराबर होता है +-1। तो यानी कि हमने पढ़ रखा है कि जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में एस से पी के अंदर ट्रांजिशन होता है तो वो अलाउड होता है। इस स्थिति में ये जो ट्रांजिशन दे रखा है वो अलाउड होता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी अवस्था। स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट क्या होती है उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होते हैं उनको समझना हमें की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तरों को हम 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा समझा सकते हैं।
n जो कि मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू n बराबर 1 2 3 4 हो सकती है। और l जो कि द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, इसकी वैल्यू 0 से लगा के n-1 तक होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 ये इनकी वैल्यू देखने को मिलती है। और m जो चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 प्लस माइनस और l तक देखने को मिलती है। और जो s है इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकती है। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन लोअर ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करते हैं और वो हम हून के नियम के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल दे रखा है। जो पी कक्षक में जो ऑर्बिटल होते हैं वो पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए जो एन तथा एल के मान अगर सेम देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में जो एम की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग देखने को मिलती हैं। यहाँ पी ऑर्बिटल है और एम की जो वैल्यू है, इस यहाँ पर तीनों पी ऑर्बिटल लिखे हुए हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, और इनकी जो एम की जो वैल्यू आ रही है +1 0 -1, यानी कि इस स्थिति में इनकी जो वैल्यू है वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P2 में 2 इलेक्ट्रॉनों के कक्षक ग्रहण करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 15 तरह से पॉसिबिलिटी बनती है, और इसी को हमने समझने के लिए इनको बना रखा है। तो ये इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो उस स्थिति में इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p2 आता है, जो कि पी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 1 2 हमने भर रखा है। अब यहाँ पर देखो कि इनको जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम 15 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो दिशा है अगर क्लॉकवाइज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, इसी तरह से यहाँ पर हमने इनको इस तरह से भी बढ़ सकते हैं और इसको यहाँ और यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो लेते हैं कि इन दोनों की दिशा हमने उल्टी कर दी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कर दी हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये इस तरह से बढ़ सकते हो वापस यहाँ पर, तो इस तरह से इनको जब बढ़ते हो तो 6 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर वापस एक का मुँह अपन ने ऊपर की तरफ कर रखा है तो दूसरे का मुँह नीचे की तरफ कर दिया, तो इस तरह से जब आप इसको भरोगे तो 3 तरह की ये पॉसिबिलिटी, वापस हमने इसको उल्टा कर दिया और इसको सही तरह से मुँह कर रखा है, तो इस तरह से इनकी वापस 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है और ये 3 तरह से इनकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कुल अपन इनको 15 तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है तो इस तरह की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम इनको इस तरह से व्यवस्थित करने में हमें काफ़ी त्रुटियाँ हो सकती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक संभावित सूत्र से ज्ञात करते हैं, जो संभावित माइक्रोस्टेट, इनको हम माइक्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। तो कितनी माइक्रोस्टेट बन सकती हैं, तो उनको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दे रखा है जो हमें ध्यान में रखना है। संभावित अवस्था सूत्र जिसमें कितनी माइक्रोस्टेट बन रही है उनको हम काउंट करते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल बंद फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जो n होता है कि जो s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो है। तो हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, p में 6 और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम भर सकते हैं। और r कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं तो P2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो अधिकतम 6 आ सकते हैं, और ये 6 फैक्टोरियल लगा दिया और यहाँ 6 - 2 r की जगह 2 लगाया, ठीक है, और होल बंद फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल r की जगह लगाना। इस सूत्र से जब आप सोल्व करते हो तो इनकी जो 15 तरह की पॉसिबिलिटी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था तो वो निकल के आती है। और अलग अलग तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन है तो उनमें जो माइक्रोस्टेट है उनकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है वो हम यहाँ पर इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। तो P1 है तो उस स्थिति में इस सूत्र से जब आप निकालोगे तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बनती है आप उनको 6 तरह से व्यवस्थित कर सकते हो, ठीक है। P2 के अंदर देखो तो 15 तरह की अभी हमने देखी, P3 के अंदर 20 तरह की माइक्रोस्टेट की पॉसिबिलिटी बनती है, P4 के अंदर 15 और P5 के अंदर 6 और P6 के अंदर 1,
ठीक है। इसी तरह से जो इसका ये डी ऑर्बिटल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। D1 है तो उसमें 10 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है माइक्रोस्टेट की, और D2 है तो 45, और D3 है 120, और D4 है 210, और D5 252 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, और D6 के अंदर 210, और D7 के अंदर 120, और इसके बाद में D8 के अंदर 45, D9 के अंदर 10, और D10 के अंदर 1। इस तरह से की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और हम डिस्कस करते हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्था में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय कोणीय क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होती हैं, वो उनकी ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करती हैं, जिनमें एल से, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अवस्था प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये ऊर्जा अवस्था जो अगर एल का मान आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की वैल्यू आती है, तो उनके लिए हम एल बराबर S, P, D, F, G, H चिन्ह से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इन संख्या को अगर और आगे लिखे तो 6, 7, 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर GH यहाँ आप लिख सकते हो I, और इसके बाद J नहीं लिखना है, K लिखोगे और L आएगा। इस तरह से इनकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। J को हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते हैं कि ये कोई अन्य क्वांटम संख्या को बताता है, जो कि J हम आगे पढ़ेंगे तब वो टोटल एंगुलर मोमेंटम कुल कोणीय क्वांटम संख्या को बताता है, इसलिए हम यहाँ पर J को प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हम डिस्कस करें चक्रण कोणीय संवेग युग्मन, कपलिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है इनको देखते हैं। तो जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जो एस की जो वैल्यू होती है प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है। अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। उस स्थिति में जो एस की जो वैल्यू आती है वो हमें 0 देखने को मिलती है। यहाँ पर जे को हम उपेक्षित करते हैं क्योंकि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है, कुल कोणीय क्वांटम संख्या को बताता है, इसलिए हम यहाँ पर उपेक्षित करते हैं। जो जे की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम जो जे की वैल्यू निकालने के लिए जो यूज करते हैं सूत्र है जे बराबर एल प्लस एस होता है, यानी कि परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या एल तथा परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या एस पर जे की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो हम इस सूत्र से निकालते हैं। तो जे बराबर एल प्लस एस, और या फिर जे बराबर लिखेंगे एल माइनस एस हो सकता है। जो जे की वैल्यू अगर एल प्लस एस लिखते हैं तो कोई ऑर्बिटल है उसमें हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तब हम जे बराबर एल प्लस एस सूत्र को यूज करते हैं। और अगर जो ऑर्बिटल हैं उनमें हाफ कॉन्फ़िगरेशन से कम लेस देन भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो उस स्थिति में हम जे बराबर एल माइनस एस वाले सूत्र को यूज करते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम टर्म सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।